So I have had, I think 11 attacks so far. बट जब 2022 में मुझे फिर से पैंक्रियाटिस हुआ तो वो बहुत बहुत सिवियर हुआ एंड मेरे लिए सिवियरिटी नहीं कि उसका दर्द बहुत ज़्यादा था. नाउ फ्रॉम समबडी हु वांट्स टू अंडरस्टैंड, मतलब जो कोई समझना चाहता है कि ये बीमारी कब गंभीर हो रही है, मतलब व्हाट आर द साइंस दैट यू कैन टेल कि ओके दिस वोंट गेट रिजॉल्व्ड और दिस इज नाउ बिकमिंग सीरियस. मतलब मैंने कभी शराब नहीं पी, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, बट हमारी जिस भी हम कल्चर का पार्ट है उस कल्चर में शराब पीना एक बहुत बड़ा हिस्सा है. इज ड्रिंकिंग फाइन आफ्टर हैविंग पैंक्रियाटिस? मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है जो कि ऐसा सच नहीं है. क्या एक्चुअली पैंक्रियाटिस एक जानलेवा बीमारी है? कुछ केसेस में बिल्कुल ही एक जानलेवा बीमारी है, क्योंकि हैव यू एवर कम अक्रॉस अ केस, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट पैंक्रियाटिस की वजह से जिसकी मृत्यु हुई? बहुत सारे केसेस देखे हैं. तो डर का जो मेन कारण होता है पेन, कि ये पेन मुझे ना हो, क्योंकि आई थिंक इट इज़ द मोस्ट ब्रूटल पेन दैट एनीबडी कैन एक्सपीरियंस एंड यू नो इट बेटर. नमस्कार, मेरा नाम हर्ष है और मैं कुछ 2 साल पहले पड़ाव में ही एक पैंक्रियाटिस का मरीज था. आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ दिन पहले मेरी शिखा मैम से बात हो रही थी और हमने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो भी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम आंसर कर सकें. तो आज मैं शिखा मैम से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो मैंने इंटरनेट पर पढ़े या मेरे से लोगों ने पूछे, और शिखा मैम उनका आंसर देने की कोशिश करेंगी. तो शिखा मैम, मेरा पहला सवाल है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि पैंक्रियाटिस क्या होता है, और ये बीमारी जब मेरे को भी हुई तो मेरे को जैसे अक्यूट रेकरेंट नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटिस थी. तो पैंक्रियाटिस के कितने तरीके, मतलब कितने तरीकों का पैंक्रियाटिस होता है और इसके मुख्य कारण क्या होते हैं, इसके बारे में मुझे बताओ. सो पैंक्रियाटिस पैंक्रियाज में होने वाली सूजन है मेनली. उसके बाद इसके कई सारे टाइप्स हैं. मोटा मोटी कर इसको डिवाइड करेंगे तो अक्यूट पैंक्रियाटिस एंड क्रॉनिक पैंक्रियाटिस. अक्यूट के फिर बहुत सारे सब डिविजन्स हैं एंड क्रॉनिक के भी बहुत सारे सब डिविजन्स हैं. तो जब हम मेडिकल स्कूल में होते हैं तो हमें बेसिकली बताया जाता है अक्यूट एंड क्रॉनिक, लेकिन अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ओवर द ईयर्स में देखा है कि इसके कितने सारे छोटे छोटे सब टाइप्स हो जाते हैं. जैसे अक्यूट की बात करें तो तुम्हारा केस था तो वो शुरू हुआ अक्यूट पैंक्रियाटिस का. शायद तुम्हें कई साल पहले एक बार अटैक हुआ था एंड तुम्हें लगा होगा शायद दोबारा कभी होगा ही नहीं, सेल्फ लिमिटिंग है, ठीक हो गया एंड यू आर बैक टू लाइफ. बट देन वो एक्चुअली सच भी है. तो कई बार पैंक्रियाटिस एक आंकड़ा है कि 80% पैंक्रियाटिस अपने आप ठीक भी हो जाता है क्योंकि वो सेल्फ लिमिटिंग है या एक माइल्ड कंडीशन होती है. लेकिन जो बाकी जो 20% है, कई बार 30% तक भी वैसी बीमारी होती है कि वो जानलेवा भी हो सकती है. तो उसमें वो रिकरेंट अक्यूट पैंक्रियाटिस हो जाती है कि बार बार होने वाली पैंक्रियाटिस. फिर रिकरेंट अक्यूट पैंक्रियाटिस में कई बार कुछ नेक्रोसिस भी हो सकती है, तो नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटिस हो जाती है. नेक्रोसिस क्या होता है? अगर नेक्रोसिस बेसिकली जब अटैक आता है तो बहुत सारा फ्लूइड बनता है. जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वही आपके पैंक्रियास को खाना शुरू कर देता है. तो कई बार जो टिश्यू डैमेज होने लग जाता है उसी को नेक्रोसिस बोलते हैं. तो नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटिस सबसे खराब फॉर्म ऑफ पैंक्रियाटिस मैं बोलूँगी, और जो हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट होता है वो नेक्रोटाइजिंग में होता है. एंड मोर्टालिटी रेट मतलब मर सकते हैं? जी. ठीक है, एंड ये मैं भी जिंदा हूँ, एवरीथिंग इज गुड. वो भी इसलिए क्योंकि नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटिस की कई सारी कॉम्प्लिकेशन होती है. क्योंकि जब इतना सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की चांसेस होती है. कई बार वो फ्लूइड जाके एक फिस्टुला बना लेता है, कई बार वो फ्लूइड जाके लंग्स में फ्यूजन कर लेता है तो लंग फेलियर हो जाता है, लंग कोलैप्स कर जाते हैं, किडनी फेलियर तक हो सकता है और बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती है. ओके. एंड जैसा आपने बोला कि पैंक्रियाटिस का मोर्टालिटी रेट होता है एक चीज, तो क्या एक्चुअली पैंक्रियाटिस एक जानलेवा बीमारी है? कुछ केसेस में बिल्कुल ही एक जानलेवा बीमारी है, क्योंकि कई बार अगर ध्यान नहीं दिया जाए, कोई सेप्सिस हो गया, कुछ इन्फेक्शन हो गया, टाइमली मैनेजमेंट नहीं मिला, तो डेफिनेटली ये डेंजरस हो सकती है. हैव यू एवर कम अक्रॉस अ केस, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट पैंक्रियाटिस की वजह से जिसकी मृत्यु हुई हो? बहुत सारे केसेस देखे मैंने ऐसे. कई बार ऐसे भी हुआ है कि कुछ केसेस की हमने बात की है और हम रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं कि क्या ये हमारे लिए सही समय इंटरवीन करने का, लेकिन हमें मना ही करना पड़ता है क्योंकि पेशेंट कई बार हॉस्पिटलाइज होता है. तो लोग कई बार संपर्क करते हैं क्योंकि पहला जो हमारा सिस्टम है पड़ाव पे कि हम रिपोर्ट्स मंगाते हैं सारी कि हम किस केस में किस सिचुएशन में इंटरवीन कर पाएंगे. ऐसा नहीं है कि पैंक्रियाटिस है कि जी हम इसका इलाज कर सकते हैं, तो हमें उसको स्टडी करना पड़ता है. तो कई बार जब केसेस आएंगे वो बहुत कम खून होगा, अनीमिया होगा, सीवियर अनीमिया होता है, और कई बार लोगों के पेट में पानी भरा होता है, ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, तो सब तरह की कंडीशंस होती हैं. कई बार केसेस ऐसे भी आते हैं कि अभी पेशेंट वेंटिलेटर पे है या अभी बहुत सारी मतलब आईसीयू में है, तो ऑब्जर्व करना पड़ता है. तो जो लोग डरते हैं पैंक्रियाटिस ऐसी बीमारी से, वो बिल्कुल सही डरते हैं?
आई थिंक हर्ष इसमें डर के दो कारण है। पहला कारण ये है कि इसका जो दर्द है उससे पेशेंट डरता है। आई एग्री। आई डोंट थिंक वो किसी और चीज़ से इतना डरता है, क्योंकि आई थिंक लाइफ एंड डेथ तो हम में से किसी के भी हाथ में नहीं है कि किसी केस में सिर्फ पैनक्रेटिस नहीं कोई और कारण भी हो सकता है। तो डर का जो मेन कारण होता है पेन, कि ये पेन मुझे ना हो, क्योंकि आई थिंक इट इज़ द मोस्ट ब्रूटल पेन दैट एनीबडी कैन Yeah. एक्सपीरियंस एंड यू नो इट बेटर। आई एग्री, मतलब जब वो होता है तो मतलब यू कांट एक्सप्लेन कि वो एक्चुअली दर्द इतना भयानक क्यों है। तो पेशेंट के अंदर एक फोबिया डेवलप हो जाता है, और वो ये नहीं होता है अपनी लाइफ को लेकर, तो बहुत लेटर स्टेज पे आता है, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट में कि वो क्लिनिकली बेटर फील करना चाहता है। वो सोचता है कि मेरे को इस दर्द के थ्रू दोबारा नहीं जाना, मेरे को वापस से हॉस्पिटलाइज नहीं होना है, मुझे बार बार ये फाइनेंशियल जो सिचुएशंस इतनी ड्रेन करती हैं उनको, वो सब उनको बहुत डराती है। और डेथ का जो फियर है आई थिंक वो बहुत छोटे परसेंटेज के लोगों में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो केस जो है कॉम्प्लिकेशन वाला या जो मैं बोलूँगी बहुत सीवियर केसेस होते हैं, उसका आंकड़ा अभी भी मुझे लगता है कम है। सो डायरेक्टली हम उसको उस चीज़ से नहीं रिलेट कर सकते, बट एज अ कॉशन मुझे लगता है अगर आपको पैनक्रेटिस है तो, और बार बार होने वाली पैनक्रेटिस है, तो उसको आप हमेशा केयरफुली मैनेज करें। ये ना सोचे कि 3 दिन के लिए मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ। सो वट एवर इंटरवेंशन इज़ नीडेड, मतलब खान पान का, जीवन शैली का, या कुछ भी, या डॉक्टर का कंसल्टेशन जो भी आपको करना है उसको आप मतलब ध्यान रखें। डोंट टेक इट कैजुअली, क्योंकि कौन सा अटैक आपके लिए वो सीवियर वाला अटैक बन सकता आई है, एग्री। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए। तो एक समझाने का तरीका मेरे मरीजों के लिए मेरा होता है कि एक हार्ट पेशेंट है, उससे एक बार अटैक आ गया, आप हार्ट पेशेंट बन गए हो, या एंड देन यू कैन ऑल्सो लिव अ नॉर्मल लाइफ। आजकल लोग इतना अपने फिटनेस पे, हेल्थ पे, खान पान पे ध्यान देते हैं, पीपल लिव अ नॉर्मल लाइफ, बट समवेयर दे आर अलर्ट कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। पैनक्रेटिस के साथ शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को लगता है एक बार होगी छोड़ दो। लिटिल बिट केयर हेयर एंड देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम बात कर रहे थे कि मतलब लोगों के अंदर डर होता है, मुझे लगता है एक चीज जो मैंने गो थ्रू करी थी और वो बहुत सारे लोग और भी गो थ्रू करते हैं, वो है कि योर सोशल लाइफ सडनली चेंजेस। मतलब आपके अंदर एक डर होता है कि अगर मैं कुछ भी खाऊंगा तो मुझे फिर से पैंक्रियाटिस हो जाएगा, फिर मुझे फिर से वो दर्द होगा, तो आप कुछ खाना बंद कर देते हो, आप लोगों के साथ बाहर जाना बंद कर देते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक सवाल सबके दिमाग में होता है कि क्या मैं नॉर्मल खाना जो होता है, जो नॉर्मल, अब नॉर्मल भी खराब है थोड़ा सा, बट अगर नॉर्मल खाना जो होता है क्या मैं वो खा पाऊंगा कभी? तो मैं समझना चाहूंगी, जब तुम कहते हो नॉर्मल, तो व्हाट इज योर नॉर्मल, क्या मतलब? देखो नॉर्मल से क्या मतलब होता है, जब हम बाहर जाते हैं हम क्या खाते हैं, हम पिज्ज़ा खाते हैं, हम मोमोज खाते हैं, या ऐसी कोई चीज़ खाते हैं। अब एक पार्ट ऑफ सोशल गैदरिंग ये भी है ना कि अगर किसी से मिल रहे हो तो कुछ किसी लंच में मिलोगे या डिनर में मिलोगे, किसी चीज़ पे मिलोगे। तो ये एक क्वेश्चन कॉमन है कि यार कैन आई ईट नॉर्मल फूड, कैन आई ईट फूड दैट इज नॉट खिचड़ी, और वो मतलब आप समझ रहे हो, दलिया नहीं है, खिचड़ी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो जब तुम पड़ाव में रहे थे हर्ष, आई थिंक उस वक्त तुम मतलब बहुत ज़्यादा खाते नहीं थे, जहाँ मुझे याद है तुम पेन में थे, एंड यू barely had a normal meal है, लाइक towards the end of the मतलब योर टेन्योर तुमने खाना शुरू किया था। बट पड़ाव का भी जब हम डाइट प्लान देखते हैं, हम जैसे उसको मतलब स्ट्रक्चर करते हैं डे ऑन डे बेसिस, हम कभी खिचड़ी को उसको नहीं बनाते अनलेस अनटिल द पेशेंट इज अनस्टेबल। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं खाने में बहुत ज़्यादा वैरायटी हो, क्योंकि आइडिया रहता है कि पेशेंट बैलेंस डाइट ले, और कहीं ना कहीं वो ये भी ना फील करे कि हाँ मैं शायद नॉर्मल लोगों से अलग फील कर रहा हूँ। तो जैसे कल ही मैं खा रही थी, इन्होंने कुछ किचन में इन्होंने कुछ पालक पत्ता चाट बनाई थी, उन्होंने उसको बहुत डीप फ्राई नहीं किया था, शायद कुछ अपने रेसिपीज़ करते रहते हैं तो वैरायटी करते रहते हैं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे लगता है कि जब हम किसी ऐसी बीमारी से गुजरते हैं तो एक मेंटल मेरे ख्याल से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते दुनिया से, क्योंकि एक तो डर है जो हमने पहले बात की, दूसरा लोगों के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो हर चीज़ पे आपको करेक्ट करते रहेंगे, स्पेशली फैमिलीज, पेरेंट्स, हाँ फ्रेंड्स। सबके पास ज्ञान है वो ना अपने आपको तरीके इतना ज़्यादा बोलते कि ये नहीं करो, वो मत करो, ऐसे मत खाओ, मतलब देयर इज ओवर इन्फॉर्मेशन। का। या आई एग्री। एंड देन मैं ये भी देखती हूँ कई बार लोग इतना डर जाते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन करने लग जाते हैं, खाते ही नहीं है कि नहीं हम खिचड़ी खाएंगे। अगर मैंने बोला कि आप डरो मत, आप ये भी खाओ वो भी खाओ, जैसे हम लोग के इलाज के साथ हम लोग पनीर भी खिलाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी देते हैं, घी भी देते हैं, तो लोग बड़े डर जाते हैं कि नहीं आप क्यों खिला रहे हो हमको, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है फैट बिल्कुल नहीं खाना है, प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाना है, तो वो रिलेट नहीं कर पाते। पड़ाव में शायद खाते हैं, घर जाते आते वो बिल्कुल बंद कर देते हैं, उनकी मम्मियों को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे मैम ने खिला दिया, शायद वो थी वहाँ पर, लेकिन घर पे हम नहीं खिलाएंगे। तो लोगों के अंदर ये अभी तक एक डर है, और मुझे लगता है कि जब हम खाना खाते हैं, पैनक्रेटिस हो या ना हो, किसी के लिए भी एक बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ तक रही सोशल ईटिंग की, बाहर जाना कुछ करना,
आई थिंक धीरे धीरे करके हमारे देश में बहुत ज़्यादा जागरूकता बढ़ती जा रही है, तो लोग बाहर जाकर भी आजकल देखते हैं कोई हेल्थ कैफ़े खा लेंगे, कहीं पे फ्रेश खाना खाएंगे, तो फास्ट फूड का चलन जो मेरे ख्याल से बड़े शहरों में कम से कम होता जा रहा है। और मतलब गुरमे फूड जिसे बोलते हैं, अच्छा खाना, या फिर अच्छे कैफ़ेज़ हैं, अच्छे यहाँ पे फ्रेश पिज़्ज़ाज़ बने, ऐसी जगह लोग खाना पसंद करते हैं। बट वो खा सकते हैं ना, मतलब उसमें अगर आप सोच समझ के खाओ कि कहीं खाना कैसा बन रहा है, किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल खा सकते हो। और आजकल इतनी तमाम जगह, मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग बाहर ही खाना पसंद करते हैं बड़े शहरों में, और हर जगह लेबल्स के ऊपर लिखने लग गए हैं कि इसमें कितना पड़ा है, क्या चीज़ है, कैलोरीज कितनी है। सोच समझ के खाने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। हाउएवर ईटिंग एट होम इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या खाना कैसे बनाया है, कितना खा रहे हो, तो सारी चीज़ें आपके पास क्लैरिटी होती है। बट बीमारियों के साथ अगर आपको बाहर खाना है, माइंडफुलनेस के साथ आप हमेशा खाएं, एंड आई थिंक दैट शुड बी ओके। और लाइक आई थिंक आपको भी कॉमनली लोग ये पूछते होंगे कि शराब पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, बिकॉज सी लाइक आई डोंट ड्रिंक, आई हैव नेवर, मतलब मैंने कभी शराब नहीं पी, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, बट हमारी जिस भी हम कल्चर का पार्ट है, उस कल्चर में शराब पीना एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब आपकी सारी सोशल गैदरिंग्स में शराब या सिगरेट एक पार्ट है। तो व्हाट वुड यू से इज लाइक इज ड्रिंकिंग फाइन आफ्टर हैविंग पैंक्रेटिस? सी पैंक्रेटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका मुख्य कारण अल्कोहल को बोला जाता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, जो कि ऐसा सच नहीं है। मेजॉरिटी केसेस छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, जिन्होंने कभी अल्कोहल ली नहीं, और फीमेल्स भी हैं। इंडियन पॉपुलेशन में अभी भी फीमेल्स का अल्कोहल कंजम्पशन काफ़ी कम है वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से, तो अल्कोहल इज़ नॉट द प्राइम रीज़न। बट अगर आपको पैंक्रेटिस है या हिस्ट्री है, आइडियली आपको अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए। एंड एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी किसी को कि वो अल्कोहल कंज्यूम करें। जब मेरे को पैंक्रेटिस हुआ, और जब पहली बार हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि ये अक्यूट पैंक्रेटिस हुआ है और आपका ये ठीक हो जाएगा। अराउंड द थर्ड और फोर्थ टाइम दे सेड कि दिस कुड टर्न इनटू क्रॉनिक पैंक्रेटिस। एंड तब मेरे को जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि क्रॉनिक पैंक्रेटिस का मतलब है नाउ यू हैव टू वेट फॉर अ स्लो डेथ, because now what you're doing is you can't have a normal life, and you are waiting for a slow death to happen. I want to understand from you, and I think this is a very common question for somebody who's suffering from pancreatitis. What is acute pancreatitis and what is chronic pancreatitis, and is chronic pancreatitis solvable? जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पैंक्रेटिस कई तरीके की होती है, लेकिन जिसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन एक्यूट एंड क्रॉनिक है ना। तो एक्यूट पैंक्रेटिस का जो अटैक होता है वो बार बार होने वाला अटैक है। अटैक आएगा, उसके सिम्टम्स बहुत सीवियर होते हैं कंपेयर टू क्रॉनिक। तो एक्यूट में बहुत तेज़ पेट में दर्द होता है, कमर की तरफ रेडिएट करता है, पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, मतलब अनकंट्रोल वॉमिटिंग कई बार होती है, और पेशेंट झुक कर चलता है और कुछ भी नहीं खा पाता। आई थिंक पानी भी उसको डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये उसके मेन क्लासिकल सिम्टम्स होंगे एक्यूट पैंक्रेटिस के। मेनली पेन जिसका है ना। क्रॉनिक के केस में मोस्टली डल पेन रहेगा पेशेंट को, और मतलब मीठा मीठा पेन भी उसे बोल सकते हैं कई बार। मीठा पेन क्या होता है? पेशेंट बोलता है इस तरीके से कि मीठा मीठा मैम पेन बना हुआ है। क्रॉनिक पैंक्रेटिस का जो पेशेंट होगा वो हमेशा आके बोलेगा कि मुझे बस फ्रेश नहीं फील होता, हमेशा एक डल पेन, कुछ चुभ रहा है, मतलब दे डोंट फील गुड अबाउट देमसेल्फ। मीठा मीठा पेन, कई बार वो ऐसा भी बोलते हैं। और मीठा पेन क्या होता है यार? ऐसे कैसे हो सकता है किसी को मीठा पेन हो मतलब रहा वो है? इतना पेन होता है कि उनको शायद वो बॉदर नहीं करता है कि मतलब उनको पेन किलर खानी पड़े, बट उनको बॉदर करता है। बट समटाइम्स क्रॉनिक पैंक्रेटिस के पेशेंट को भी बीच बीच में फ्लेयर अप हो सकता है। उसके अलावा क्रॉनिक पैंक्रेटिस के पेशेंट का वेट लॉस बहुत सीवियर होता है कई बार। उसको फैट बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता है, स्टूल में एकदम ऑयल अलग से उसको सिटोरिया कंडीशन बोलते हैं इसको। क्या होता है सिटोरिया? स्टूल में फैट अलग से दिखता है, तो कई बार बोलते हैं कि पहले स्टूल पास होता है, फिर अलग से ऑयल पास होता है, तो बड़े उनके क्लियर सिम्टम्स होता है। और स्टिकी स्टूल्स होते हैं कि मतलब उनका जो है, और कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट, कई बार खाने के बाद ब्लोटिंग हो जाना, भूख बिल्कुल ना लगना, एंड इसकी वजह से ब्रेन फॉग जैसी कंडीशन की, मतलब पेशेंट हमेशा ना कहीं इसका दिमाग पेट पे रहता है। तो ये मैंने अपने आप जो ऑब्जर्व किया है अपने प्रैक्टिस में, ये कुछ मतलब क्लासिकल सिम्टम्स आते हैं। और अक्यूट में अगर हम बात करें, रिकरेंट अक्यूट की अगर बात करते हैं, उसका जो नेक्स्ट कैटेगरी, उसमें बार बार अटैक आता है। तो कभी शुरू में मैं देखती हूँ, अभी रिसेंटली एक पेशेंट से मिली थी, तो उसने कहा एक बार अटैक आया, फिर दोबारा आया ही नहीं। तो मैं बहुत आराम से था कि स्टमक इन्फेक्शन हुआ होगा, इस बार इन्फेक्शन का पैंक्रेटिस है,
तो मैंने एंटीबायोटिक दी डॉक्टर ने, मैं कहा भैया जी घर आ गया तो चंगा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2 साल बाद फिर अटैक आया, कहते कोई नहीं फिर से एंटीबायोटिक करते हैं। तो 2 साल में एक बार अगर हॉस्पिटल जाना ही पड़ गया एंटीबायोटिक लेने, कोई मतलब बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत नहीं है। लाइक जैसे टाइफाइड हो गया वैसे पैनक्रेटिस हो गई। तो एक लोगों की एक आम धारणा ऐसी थी। कहते फिर 2 साल बाद ऐसा हुआ कि मुझे फिर से अटैक आया, और इसके बाद जब अटैक आया तो आज तक वो आ ही रहा है। मतलब उसके वो कह रहे हैं कि 2.5-3 साल से मैं जाता हूँ मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ मैं आता हूँ। तो अब उसके अंदर वो ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ कि हुआ क्या है, नॉट रियलाइजिंग कि पहली बार जब वो पेट का दर्द हुआ था, इट वॉज नॉट अ नॉर्मल स्टमक एक, इट वॉज पैनक्रेटाइटिस। And like you talked about weight loss and I also experienced a lot of weight loss. मैं I think 86 किलो का था और मैं 52 या 50 किलो का हो गया था within 3 months of it this happening. Have you seen more severe cases of weight loss in people? वेट लॉस की अगर तुम बात करोगे तो आई वुड लाइक टू साइट अ केस लास्ट ईयर मेरे पास आई थी साउथ इंडिया से, एंड शी हैड सीवियर वेट लॉस इश्यूज। How much? मतलब आई वुड नॉट से कि उसको वेट लॉस मतलब कि कितना वेट लॉस का पहले से भी था, अभी मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है। बट द रीज़न वाई शी केम टू मी वाज, कहती थी अगर मैं ग्रेप भी खाती हूँ, ग्रेप मेरे को आदत है वो बाहर आ जाता है, तो उसको मैल एब्जॉर्प्शन होने लग गया, तो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। तो शी वॉज अराउंड 39 kgs एंड शी केम टू मी। शी इज़ क्वाइट टॉल, अराउंड 5'7" आई वुड से, एंड आई थिंक अभी उनका वेट ऑलमोस्ट 10 kgs करीब उसने गेन किया है। एंड शी इज़ अ केस ऑफ एक्सट्रीम मतलब पैनक्रेटिक इनसफिशिएंसी, जहाँ पे उसको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, एंड क्रॉनिक कैल्सिक पैनक्राइटिस का। तो मैंने देखा कि ग्रेजुअली वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हुआ। सो क्रॉनिक में जो वेट लॉस होता है वो आपको एकदम मैसिकेटेड सा बना देता है। अब बिल्कुल Masticated, ये इस word का क्या मतलब होता है? इसका मतलब एकदम स्केलेटल सा, हाँ आपको एकदम आपकी हड्डियां दिख रही होती हैं, हाँ, मतलब वो तो आपके हो ही जाता आपके है ना। एकदम मतलब एक्चुअली उसको स्केलेटन की तरह देख सकते हो। तो कई बार ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। और यूजुअली ये पैनक्रेटिस का सबसे एक सैड पार्ट है कि अचानक आपको दिखेगा सब कोई का स्ट्रक्चर बदलता जाता है। तो या तो पेशेंट जो यंगस्टर्स होते हैं जिनको शुरू में 1-2 बार अटैक आया है, और आज के ज़माने में क्योंकि लाइफस्टाइल देखो मानो ना मानो हम सबका बहुत ख़राब है। वो लाइफस्टाइल का मतलब क्या है आपसे आपका? जीवन शैली, हमें तनाव हो गया, रात को बैठ के कुछ खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, या फिर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं की, तो मेटाबॉलिकली वी ऑल आर वेरी अनहेल्दी। और आजकल हम देख रहे हैं कि पैनक्रेटिस का एक कारण कहीं ना कहीं पोर मेटाबॉलिज्म भी है, इन्फ्लेमेटरी कारण भी हैं, और स्ट्रेस भी है, अपने से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं। मतलब आई थिंक सब कुछ कलेक्टिवली आपको बीमार रख रहा है। But is it fair to say that pancreatitis is a modern lifestyle problem? वी कुड से सो, आई थिंक क्योंकि पहले अगर इतना बीमारी होती भी तो एक तो पहले डायग्नोज नहीं होती थी, और आजकल मतलब आई वुड थैंक द हेल्थ केयर सिस्टम कि इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें अवेलेबल हैं कि हम इसे पहले बहुत जल्दी डायग्नोज कर पाते हैं। और पहले मेरे को पता लगता था जब केसेस आते थे, मैं अपने फादर के कुछ केसेस देखती थी कि बचपन से दर्द हो रहा है हो रहा है हो रहा है, डायग्नोज ही नहीं हो पाता था, छोटे छोटे शहरों में ब्लड टेस्ट नहीं हो पाता था, हाँ, जब हम स्कैन्स सुनते नहीं पाते थे। जी पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल गए थे, अस्पताल गए थे, वो पता नहीं क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ जी, वो गुजर गए। तो क्या पता पैनक्रेटिस होता हो। आई एग्री। हम पहले ये नहीं सुनते थे कि एक आदमी था बस एक बार पेट में दर्द हुआ और मर हाँ, गया। तो कुछ नहीं पता। करेक्ट। पर आज के समय में मतलब इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हैं, टाइम पे पेन किलर्स मिल जाते हैं, एंटीबायोटिक्स मिल जाती है, बट इन्फेक्शन ये भी तो शहरों में ही है ना। जब हम जैसे मेरा एक बड़ा एक इंटरेस्ट मतलब सवाल है एक बहुत बड़ा मेरे दिमाग में, वो है कि मैं था एक बहुत बड़े शहर में और आई हैड एक्सेस टू रिसोर्सेज। मतलब मैं हॉस्पिटल जा सकता था, एक नॉर्मल पेट दर्द में मैं हॉस्पिटल जाना अफोर्ड कर सकता था। बट डू यू सी पीपल कमिंग इन फ्रॉम, या थोड़ा सा मैं और क्वेश्चंस में पॉइंट ऐड करता हूँ। तो एक हो गया मैं शहर में था, मेरी लाइफस्टाइल बुरी थी, बट गांव में तो ऐसा नहीं होता ना, वहाँ पे एक्सेस टू हेल्थ केयर अच्छा है और ना ही वहाँ पर लाइफस्टाइल बुरा है। डू यू सी पेशेंट्स कमिंग इन फ्रॉम स्मॉल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री? हाँ, फ्रॉम एवरीवेयर आई वुड से, हर जगह से लोग आते हैं। और एक कारण मेरे ख्याल से हमारा खान पान हो जाता है कि नेचुरली देखते हैं कि हमारे इंडियन पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। हम लोग बहुत अच्छा खुराक नहीं लेते हैं और एक्सर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। और जो छोटे शहरों से लोग आते हैं या कस्बों से, गाँव से, तो फार्मर कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पैनक्रेटिस मैंने देखा है। अच्छा। एंड दैट इज़ माई ऑब्जर्वेशन, एंड आई डोंट नो व्हाई इट इज़ सो। क्योंकि तुमने सवाल पूछा था, मैं भी सोच रही हूँ कि किस तरीके के लोग आते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे को हमेशा से यही लगता था, जब जब मैं खुद बीमार था और द काइंड ऑफ पेशेंट्स आई वुड सी इन द हॉस्पिटल वो जनरली मेरे एज के आसपास के लोग ही थे। आई वुड नेवर सी छोटे बच्चे। और तो मुझे लगता था यार ये
शायद लाइफस्टाइल ही है, आई अंडरस्टैंड, बट गांव में कोई कैसे ही पहुंचता होगा हॉस्पिटल, वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट. है ना? एंड दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट हैपेंस व्हेन यू गो टू द हॉस्पिटल फॉर द फर्स्ट टाइम. जब किसी को पैंक्रेटाइटिस होता है तो उसको सबसे पहले चेक किया जाता है क्या उसकी गॉल ब्लैडर में स्टोन है. एंड अगर किसी को गॉल ब्लैडर के स्टोन मिल जाते हैं और लेट्स से वो रिमूव कर दिया जाता है, तो क्या उसको फिर से पैंक्रेटाइटिस हो सकता है? हाँ. दो कारण पैंक्रेटाइटिस के बहुत कॉमनली बोले गए हैं. पहला तो जो बुक्स में है, इफ यू गो बाय द बुक्स, वन इज इथेनॉल, मतलब अल्कोहल, कि वो एक मेन कारण है. दूसरा उसी तरह से गॉल स्टोन मेन कारण है. तो रादर देन ट्रीटिंग समटाइम्स हम लोग एज डॉक्टर्स और फिजिशियंस वी वुड वांट टू नो कि हुआ क्या हुआ है, और पेशेंट का भी होता है क्यों हुआ है. जैसे किसी का पेट खराब हुआ है, फूड पॉइजनिंग में क्या खाया था, क्यों खाया था, हम हिस्ट्री में चले जाते हैं. सिमिलरली विद पैंक्रेटाइटिस ऑल्सो दिमाग सारा जाता है कि इस कंडीशन में क्यों हुआ होगा. तो जब हम उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो कई बार गॉल ब्लैडर में स्लज निकलता है, कभी कभी माइक्रोलिथ्स करके लिखा होता है कि छोटे छोटे स्टोन्स हैं, कई बार कोई कैल्कुलाई हो गया, तो तमाम तरीके की चीज़ें आती हैं. एंड अमूमन मैंने देखा है कि लोग सर्जरी करा भी लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है चलो शायद प्रॉब्लम पकड़ में आ गई है, करेक्ट. अब निकाल दो, मेरा मैं भी ठीक हो निकाला, जाऊंगी. मेरा भी अच्छा निकाला तुम्हारा, हुआ. हाँ तुम्हारा स्लच था, मैंने देखा Correct. था. बट डिस्पाइट ऑफ दैट यू गॉट एन अटैक, राइट? Yeah, I got attack multiple times after removing the gallbladder. हाँ. सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि गॉल ब्लैडर रिमूवल अगर स्टोन है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, एंड इफ द सर्जन फील्स द नीड टू रिमूव इट, दे विल, है ना. तो उसमें उसके कोई बिना रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती गॉलब्लैडर के बिना. मोस्टली हाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, बट ऑलवेज जब एक ऑर्गन है उसका बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं. एंड तो मुझे कि दैट इज अनदर डिबेट कि इसको रिमूव करना है या नहीं करना है. लेकिन फॉर पैंक्रेटाइटिस आई वुड से कि आफ्टर रिमूविंग गॉल ब्लैडर ऑल्सो इट इज नॉट अ शॉर्ट ट्रीटमेंट कि अब आपको अटैक नहीं आएगा. Okay. यू रियली नीड टू बी वेरी लकी कि शायद गॉल ब्लैडर निकल गया तो आपको दिक्कतें नहीं आई. बट मैंने ऐसा अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखा है कि सर्जरी हो गई है और दोबारा अटैक नहीं आया, या उसके बाद से बिल्कुल ठीक हो गए, या तो जो ठीक हो गए कभी उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं किया, वो भी कारण हो सकता है. I agree. And so I have had, I think, 11 attacks so far. And the first attack happened in 17, second happened in 19. But both of them were very short. मतलब एक 5 दिन में रिजॉल्व हो गया था, एक शायद 6-7 दिन में रिजॉल्व हो गया होगा. बट जब 2022 में मुझे फिर से पैंक्रेटाइटिस हुआ तो वो बहुत बहुत सिवियर हुआ. एंड मेरे लिए सिवियरिटी थी कि उसका दर्द बहुत ज्यादा था. नाउ फ्रॉम समबडी हु वांट्स टू अंडरस्टैंड, मतलब जो कोई समझना चाहता है कि ये बीमारी कब गंभीर हो रही है, मतलब what are the signs that you can tell कि okay this won't get resolved or this is now becoming serious, like this case of pancreatitis is becoming serious because I was in the hospital. मैं शायद 3-3.5 महीने हॉस्पिटल में रहा. तो ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये हुआ, या ऐसा क्या हो रहा था मेरी बॉडी में जिसके बाद मैं कह सकता हूँ कि ये गंभीर हो गया था? सो आई थिंक जितना मेरे को तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री से याद है, जब मैं ले रही थी तुम्हारी हिस्ट्री, तो तुमने बताया था यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, इंडोनेशिया में था. हाँ. तो मेरे ख्याल से तुमने उस वक्त बहुत ट्रैवल किया था, तुम स्लीप डिप्राइव्ड भी हो गए, खाना पीना भी तुम्हारा उटपटांग चल रहा होगा क्योंकि आई थिंक यू वर ओवरसीज. तो उस वजह से एक कारण, खैर कुछ भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है. इट कुड बी पास्ट हिस्ट्री ऑफ पैंक्रेटाइटिस. सेकेंडली व्हेन यू वर क्वाइट स्ट्रेस्ड आउट एंड मे बी नींद नहीं हो रही थी, ट्रैवल बहुत हो रहा था, प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हो गए, एंड देन मे बी कुछ ऐसी चीज़ खाई हो जिससे वो ट्रिगर हो गया हो. एंड कई बार वो शुरू होता है सिंपल मे बी एसिडिटी से, या फिर कई बार सडन पेन भी हो जाता है. तो कई बार मैं पूछती हूँ कि जैसे किसी का फ़ोन आया लाइक कि मेरे को दर्द हो रहा है, तो मैं पूछती हूँ क्या ऐसा चेंज हुआ है कि दर्द हुआ. तो कई बार पेशेंट्स बोलेंगे 2 दिन से कॉन्स्टिपेशन हो रहा था मेरे को, तो हैवीनेस था. फिर कहते हैं भूख नहीं लग रही थी, तब भी हमने खा लिया तो वो ट्रिगर कर गया. कई बार वो कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी एसिडिटी थी. लड़कियों में कई बोलते हैं कि साइकिल्स के पहले उनको पेन ट्रिगर हो गया. तो एंड कई बार ये भी देखती हूँ कि हमने कुछ भारी वजन उठा लिया, उससे ट्रिगर हो गया. तो कई सारे कारण हो सकते हैं. मुझे भी बोला गया था कि किसी ने पेट में कुछ मारा तो नहीं तो है. ट्रॉमा भी कारण हो सकता है. तो तुम्हारे केस में कुछ भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर अगर हुआ, फिर जब तुम आए, तो अगर टाइमली इंटरवेंशन नहीं मिलता है, कई बार तुम बहुत देर तक पेन से लड़ते रहे मेरे ख्याल से. मैं फ्लाइट में था फॉर गुड 16-17 आवर्स. एंड क्या होता है कि पैंक्रियाटिक जूस बने जा रहा है, तो वो जूस आपके पैंक्रियास को खाना शुरू कर देता है. इट इज ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैंक्रियास. दैट इज व्हाट हैपेंस इन पैंक्रियाटिस. वो जूस इतना बन जाता है कि वो थोड़ा सा कभी लंग्स में गया, कभी वो किडनी को अफेक्ट कर रहा है, मतलब पूरे सिस्टम को वो आपका बेसिकली, क्योंकि वो इकट्ठा हो गया है. आप इमेजिन करो एक बलून भर के आपका फ्लूइड है और बलून में से थोड़ा जूस इधर से यूज आउट कर रहा है, कहीं कहीं से कर रहा है, तो आपके वो सारे ऑर्गन्स को वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है. तो दैट फंक्शनैलिटी गेट्स हैम्पर्ड.
सो बाय द टाइम यू माइट हैव रीच्ड इंडिया एंड उसके बाद तुम हॉस्पिटल तक पहुंचोगे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई होंगी, कुछ इन्फेक्शन हो गया होगा, तो वहाँ से उसका प्रॉब्लम तुम्हारा बढ़ना शुरू हो गया होगा. तो यू आर क्योंकि- सेइंग कि द की फैक्टर वाज द डिले इन गेटिंग ट्रीटमेंट. वी कुड से सो. मतलब क्या होता है कि कई बार तो हमें पता नहीं लगता है. जैसे नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटिस यूजुअली मैं जो देखती हूँ फर्स्ट अटैक में आता है. योर फर्स्ट अटैक वुड हैव बीन एन acute necrotizing pancreatitis. After having multiple attacks of pancreatitis, suddenly your 10th attack or 9th attack being an acute necrotizing pancreatic attack, मतलब वो थोड़ा सा रेयर मैंने तुम्हारे केस में देखा था. मैं थोड़ा सब ऑफ है वो. और हो भी सकता है, मतलब आई वुड से फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. एंड कुछ केसेस में मेरे ख्याल से थर्ड फोर्थ अटैक भी हो सकता होगा, बट यूजुअली इट इज द फर्स्ट और सेकंड अटैक दैट कुड बी ऑफ दैट हाई इंटेंसिटी. एंड जब तक तुम मेरे ख्याल से हॉस्पिटलाइज हुए थे, इन्फेक्शन बढ़ गया होगा, तुम्हारे काउंट बहुत हाई थे, तभी जब आप हॉस्पिटलाइज होते हो मेरे ख्याल से तुम्हारे रोज ही ब्लड टेस्ट हो रहे होंगे. मतलब रोज ब्लड टेस्ट थे, प्लस मेरे को तो फेंटेनिल पे रखा हुआ था पूरे टाइम, हाँ. बिकॉज मेरे से पेन कंट्रोल ही नहीं हो रहा था. क्योंकि तुम्हारे काउंट्स लगातार चेक हो रहे होंगे, तुम्हें कुछ कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है. 200x या मतलब 150x थे अमाइलेज और लाइपेज के लेवल्स. तो नेक्रोटाइजिंग में यही होता है कि बहुत सारा उसमें डेब्रिस या वो हो जाता है, तो उसमें कई बार जो मैं बहुत सारी बीमारी पैनक्रेटिस की मैंने रिपोर्ट्स पढ़ के समझी है, केसेस से बात कर करके देखे, क्योंकि बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं. एंड उसमें एक बार जब सड़ जाता है तो उसका नेक्रोस्टमी भी करते हैं, सर्जरी भी करते हैं. अच्छा. तो आई थिंक तुम्हारे केस में शायद वो ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, बट वो भी एक तरीका होता है जब वो मतलब रिजॉल्व ही नहीं हो रहा होता है, तो वो भी है. क्योंकि एक टाइम के बाद वो पूरा का पूरा आपके सिस्टम को कंप्रेस करने लग जाता है कि वो कुछ खा भी नहीं पाते. सो देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स. आई डिड नॉट ईट फूड फॉर आई थिंक 2-3 महीने में तो मैंने खाना तो नहीं देखा था. लेकिन अब अगर तुम अपने पुराने क्वेश्चन पे जाओ, तुम नॉर्मल खाना खा पा रहे हो ना? हाँ, मतलब एकदम नॉर्मल. आई एम लिविंग अ कंप्लीट नॉर्मल लाइफ. मैं स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, मैं ट्रैवल भी करता हूँ. जो जो मैं नहीं कर पा रहा था या मैं कभी सोचता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो मैं सब चीज़ें कर रहा हूँ. ठीक है. एंड लेट्स से अगर हम बात करें कि पेन किलर्स की, तो जो पैंक्रेटाइटिस का मरीज है उसके लिए तो पेन किलर नेसेसिटी है. मतलब दैट्स हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ. उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि पेन किलर के बिना रहो. तो व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट या पेन किलर्स किस तरीके का इम्पैक्ट करती हैं लोगों के ऊपर, मतलब लोगों की बॉडी के ऊपर? सी पेन किलर अगर सुपरविजन में आपको लेनी पड़ती है या बीमारी के लिए लेनी पड़ती है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म एज सच. एंड जस्ट सेइंग कि पेन किलर आपके लिए नुकसानदायक है और आपको नहीं लेनी चाहिए, आई डोंट थिंक वो पैनक्रेटिस का मरीज उससे कन्विंस होता है. मतलब बेरली होता है. नहीं होता. पेन किलर की जो डिपेंडेंसी होती है, कई बार कुछ लोगों में उसका एडिक्शन हो जाता है, ट्रामाडोल का खासकर, या कोई ऐसी जो ओपियोइड्स होती हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलते भी नहीं है, तो लोगों को उसका थोड़ा सा एडिक्शन रहता है. तो उस केस में आई डोंट थिंक कि पेन किलर की प्रॉब्लम है. इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट वेयर वी स्टार्ट टू सेल्फ मेडिकेट आवरसेल्व्स. बट बात सेल्फ मेडिकेशन की नहीं है ना. मतलब जब आपको दर्द हो रहा है और आप अनबेरेबल पेन में पड़े हो, और हॉस्पिटल में भी अगर आपको कोई ओपियोइड दिया जा रहा है, ट्रेमाडोल है या फेंटनिल है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, इट शुड बी अंडर द सुपरविजन. बट इवन अंडर सुपरविजन एडिक्शन कैन हैपन. हाँ ठीक है, तो उसको फिर तरीका होता है, उसको फिर उसको वीन ऑफ किया जाएगा इन टाइम व्हेनेवर इट इज नीडेड, इफ इट हैपेंस. सो मतलब दैट इज आल्सो देयर. बट पेन किलर को हमेशा हर डॉक्टर आपको ये बताएगा कि आपको 8-8 घंटे में लेनी है, 12-12 घंटे, जो भी उसकी ड्यूरेशन है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, उसके हिसाब से है. तो पीपल टेंड टू ओवर डू इट, एंड दैट इज वेयर यू नो अवेयरनेस एंड नॉलेज हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. एंड ये पेन किलर का जो एडिक्शन वाला जो प्रॉब्लम होता है, कई बार जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँगी, कई बार जिनको अल्कोहल डिपेंडेंसी होती है या जो जिनके अल्कोहल की बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होती है, these are the kind of people who get more into this. मतलब this is again a very personal observation that I've seen in multiple cases. Yeah. So this is purely coming from my experience. ठीक है. And like if you were to tell something to me that if you had met me, जैसे आप मुझसे मेरे पैंक्रेटाइटिस से पहले मुझसे मिलती और मेरे को कुछ बोलना चाहती, तो आप क्या बोलती? मैं जब भी किसी को मिलती हूँ, मतलब if I meet somebody as young as you and I get to meet a lot of youth today and क्योंकि कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ. रीजन बीइंग, व्हेन यू आर अनवेल, व्हेन यू वर इन द हॉस्पिटल, you had literally nobody around you apart from your family.
and especially your parents mainly, क्योंकि they are there for you with all their love. But ultimately at the end of the day you are very alone there. And आपको तब लगता है कि if my health is not there, what do I even do? You can have a fantastic career, you can have a fantastic relationship, you could have everything proper, लेकिन अगर health नहीं होती तब कुछ भी नहीं कर सकते. You are basically bedridden. And it is just not pancreatitis, it could be any other problem in your life. तो पहली priority, as a message I would want to give to you before pancreatitis or after pancreatitis would be कि अपनी health का ध्यान रखो. तो आज भी जनरली जब हम बात करते हैं तो आई वुड ऑलवेज चेक ऑन यू कि तुम ठीक हो, क्योंकि दैट इज वन क्वेश्चन दैट वी ऑल शुड आस्क आवरसेल्व्स कि क्या हम ठीक हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हाउ आर वी फीलिंग. सो वी कीप अ वेरी स्ट्रॉन्ग चेक ऑन एवरीथिंग एल्स, हमारे करियर गोल्स, हमारे फलाना गोल्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये वो सब, लेकिन वी डोंट चेक इन विद आवरसेल्व्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट यू शुड चेक? One, are you able to sleep? Are you able to go to, are you feeling hungry enough? भूख लगती है, खाना खाने की इच्छा होती है. Do you feel some kind of vitality? You feel a desire to live? Every morning you wake up fresh. Do you want to go, your bowel movement is all fine? ये कुछ पैरामीटर्स अगर हम देखते हैं ना तो हमें लगता है ठीक है. एंड हाँ, रोज सुबह उठ के बॉडी में फटीग नहीं है, हमारी बॉडी थोड़ी फ्रेश है. तो ये सारे कारण मतलब आपको देखने चाहिए. एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि साल भर में 365 दिन आप ऐसा फील कर सकते हो. वी ऑल आर ह्यूमंस, बट मेजॉरिटी में फील करना चाहिए. हाँ, अगर आप बैलेंस के साथ जियो, 70%, 80% भी अगर आप उस जोन में हो, और वी ऑल हैव बैड डेज, तो 20-30 days in a year if you feel you're not able to perform, you're not able to do it, don't stretch it too much. So then take some time कि भैया रेस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं. So it is okay. So मैं यही अपने मरीजों को भी बोलती हूँ, ये मैं तुमको भी बोलती हूँ. And I think that is the only way forward. And like I want to tell everybody that pancreatitis बहुत खतरनाक है और बहुत डर लगता है, और जो भी आपके साथ आपको ये अंदर डर होता है वो एक्चुअली सच भी होता है. But I've come to realize that if you take it one day at a time, all of this is solvable.